हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में मौर्योत्तर काल पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल हमें दो स्रोतों से पता चलता है। एक है देशी शासक और दूसरा है विदेशी शासक। देशी शासक में सुगवंश, कन्वंश और सतवाहन वंश, चेदी वंश या महामेघवाहन वंश से जानकारी मिलती है, जबकि विदेशी शासक से हमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण वंश से हमें जानकारी मिलती है। सुग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्य से प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत क्या है? तो पुराण, वायु और मत्स्य पुराण। इससे पता चलता है कि शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग था। हर्षचरित, इसकी रचना बाणभट्ट ने की है। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की चर्चा है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। प्रंतजलि का महाभाष्य। प्रंतजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा है। गार्गी संहिता, इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। मालविकाग्निमित्रम, यह कालिदास का नाटक है। इससे शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्यवादन, इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। पुरातात्विक स्रोत, तो अयोध्या अभिलेख। इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। देशनगर का अभिलेख, यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे भगवान धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। भरहुत लेख, इसमें भी शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उपयुक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त सांची, बेसनगर, बोधगया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप स्मारक शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की विशेषता को ज्ञान करते हैं। शुंग काल की कुछ मुद्राएं कौशाम्बी, अहिच्छत्र, अयोध्या, मथुरा से प्राप्त हुई है। इनमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। दिव्यवादन से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया। प्रंतजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। प्रंतजलि पुष्यमित्र के राज पुरोहित थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया तथा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। विजय अभियान, तो पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला था। जो राज मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया था। पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों से सीमा का विस्तार किया। विदर्भ यानी बरार का विजय। विदर्भ का शासक ज्ञानसेन था। वह मौर्य की तरह ही विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश के अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में ज्ञानसेन की
चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का विस्तृत भी उल्लेखित है। खारवेल से युद्ध। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग देश वर्तमान उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गया था। कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था, जो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। यौवन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय ही यवन आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन मालविकाग्निमित्रम से मिलता है। डेमेटेरियस यानी दमित्री नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। गार्गी संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन संकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र के मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। पुष्यमित्र के राजस्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता यानी उपराजा बनाया गया था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र मालविका के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुश्रेष्ठ, वसुमित्र, अर्धक, पुलिंदक, घोष, वर्जमित्र, भगवान तथा देवभूति नामक राजाओं का वर्णन मिलता है। भागभद्र ने भगवान धर्म को ग्रहण किया तथा विदिशा यानी बेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश यानी कण्व वंश की स्थापना की। शुंगकालीन कला। शुंगकालीन कला विदिशा का गरुड़ स्तंभ, भाजा का चैत्य एवं विहार, अजंता का 9वां चैत्य विहार, नासिक तथा कार्ले की चैत्य, मथुरा के अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ शुंग कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित है। शुंग काल में विदिशा का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। उनके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई। इस काल में ही भगवान धर्म का उदय और विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया गया है। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। कण्व वंश 75 ईस्वी से 30 ईस्वी पूर्व में हुआ था। संस्थापक इनके वासुदेव थे। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। इसकी जानकारी हर्षचरित्र से प्राप्त होती है। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की परंपरा शुंगों ने आरंभ किया था, उसे कण्व वंश ने जारी रखा। इनमें केवल 4 शासक हुए हैं। कौन कौन थे? तो वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 वर्ष की ईस्वी में सिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश यानी अंध्र सतवाहन की नींव डाली। अंध्र सतवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। सतवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक था। पुराणों में इन्हें अर्धभूत कहा गया है तथा अभिलेखों में सतवाहन कहा गया है। सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठान थी तथा इसकी राजकीय भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मणी थी। इस वंश की जानकारी हमें अभिलेख, सिक्के और स्मारक तीनों से प्राप्त होती है, जो कि निम्नलिखित है। नागनिका का नानाघाट अभिलेख पुणे महाराष्ट्र में है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहा लेख है। गौतमी
बालश्री का नासिक गुहालेख, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठीपुत्र तुलुमावी का कार्ले गुहालेख, यज्ञश्री सतकर्णी का नासिक गुहालेख। सतवाहन वंश किसी न किसी रूप में लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो कि प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक जैसे सतकर्णी प्रथम, यह सतवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। इसकी उपलब्धियां की जानकारी रानी नागनिका यानी नायनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। सतकर्णी प्रथम में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 रासु यज्ञ किया था। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथप्रति तथा अप्रति चक्र की उपाधि धारण की थी। सतकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। उसके सिक्कों पर श्री 7 सतकर्णी का सूचक उल्लेख मिलता है। हाल सतवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने कथा सप्तशती नामक एक पुस्तक काव्य की रचना की, जिसकी भाषा प्राकृत थी। इसकी राजभाषा में बृहत्कथा पैशाची प्राकृत भाषा में रचित के रचयिता गुणाढ्यन तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववामन निवास करते थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसका कार्यकाल 106 से 130 ईसा पूर्व तक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इसकी विजय की जानकारी इसकी माता गौतमी बालश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों के 3 समुद्रों का पानी पिया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसके अलावा उसने राजा राज तथा बिंद नरेश की भी उपाधि धारण की। उसने बौद्ध संघ को अजक कालिकीय तथा कार्ले की भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दे दिया। उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। नासिक के जोगलथम्भी से चांदी का लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के शक शासक नहपान को हराया था। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, जिसका कार्यकाल 330 से 154 ईस्वी तक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी शासक बना। आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। पुलुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठान बनाई। उसने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया। उसे दक्षिणा पचेश्वर भी कहा गया है। पुराणों में उसका नाम पुलोमा मिलता है। पुलुमावी के बाद श्रीवाश्री सतकर्णी 154 से 165 ईस्वी तक तथा शिव स्कंद सतकर्णी 165 से 174 ईस्वी तक राजा हुए थे। याजश्री सतकर्णी 174 से 203 ईस्वी तक। याजश्री सतकर्णी सतवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों को विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। यजश्री सतकर्णी व्यापार और एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बने हुए हैं, जो आज उसके जल यात्रा एवं व्यापार के प्रति प्रेम का खोदक है। उसके सिक्कों पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री के मृत्यु के बाद सतवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। सतवाहन
कालीन संस्कृतियाँ। सातवाहन युग में दक्कन की भौतिक संस्कृति की स्थानीय उपदान और उत्तर वैशिष्ट दोनों का मिश्रण है। प्रशासनिक व्यवस्था। समांकित लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही मिलता है। इस काल में सम्मतों को 3 श्रेणियां थी। प्रथम राजा, द्वितीय महाभोज और तृतीय सेनापति। जिला को आहार कहा जाता था। सातवाहन शासन में अधिकारी को अमात्य और महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रशासक को गैमलिक कहलाता था, जबकि गैमलिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। आर्थिक व्यवस्था और मुद्राएं। इस काल में कृषि की उन्नति के साथ साथ व्यापार वाणिज्य की भी उन्नति हुई है। राजा कृषकों को उपज का 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। मिलिहित पन्हों एवं महावस्तु के व्यवसायों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियां का पता चलता है कि जिसमें प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार होते थे। पश्चिमी देशों के साथ साथ श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि के साथ जल मार्ग से व्यापार होता था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कारसापन कहा जाता था। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम शीशे के मुद्रे चलाए थी। सोने की मुद्रों को सुबर्मन कहा जाता था, जो कि 35 चांदी के कारसापनों के बराबर होती थी। सामाजिक संगठन। सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने चतुर्वर्णीय व्यवस्था यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था वर्णों और जातियों को सम्मिश्रण को रोका। इस काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी। महिलाएं शिक्षित थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां भी संपत्ति के भागीदार होती थी। यद्यपि राजाओं के नाम मृत प्रधान है, किंतु श्राता सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। समाज में अंतर्जातीय विवाह होते थे। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि पुरुष वैदिक धर्म को। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा शुरू किया था। धार्मिक व्यवस्था। सातवाहन शासकों ने राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों को प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति की अनुशीलन किया। हल की गाथा सप्तशती के प्रथम प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है तथा इंद्र, कृष्ण, पशुपति, गौरी की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तापावत्य स्थापित करने लगे। जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और शंखकर्ण का रूप स्वीकार किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। कला एवं भाषा। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला कार्ले की चैत्य एवं अमरावती स्तूप कला का विकास हुआ। चेदी वंश या महामेघवाहन वंश। कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में है। इस अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने किया था। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। वह जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ, जिसको 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का प्रशासक महापद्मनंद कलिंग से उसे ले गया था। हाथी गुफा अभिलेख से जैन लोगों को ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों की उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। खारवेल ने अनेक गुहा विहार बनवाए थे। साक्ष्यों से पता चलता है कि उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16,
विहारों का निर्माण हुआ है। महाविजय प्रसाद किसी विजय की उपलक्ष्य में बनवाया गया भव्य भवन था। विदेशी शासक इंडो ग्रीक, जो कि हिंद यवन था। मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले हुए। पहला आक्रमण हिंद यूनानी या बैक्टीरियन यूनानी द्वारा किया गया। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास यूथिडेमस की शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय ही प्रारंभ होता है। प्रमुख शासक डेमेट्रियस प्रथम भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को दिया जाता है। उसने 183 ईसा पूर्व में लगभग पंजाब के कुछ भाग में जीतकर सकल आधुनिक सायलाकोट की अपनी राजधानी बनाया था। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा को उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलवाए। डेमेट्रियस के बाद यूकेट्राइस्टस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। बैक्टीरियन में यवनों का अंतिम शासक हेलियोकलिज था, जो कि 125 ईसा पूर्व लगभग बैक्टीरिया के यवन शासन समाप्त हो गया और वहां शकों का राज स्थापित हो गया। मीनांडर, इसका कार्यकाल 165 से 145 तक था। मीनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंदी यूनानी शासक हुआ। वह संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। मीनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है और बौद्ध अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मीनांडर के बीच वाद विवाद वार्ता का उल्लेख मिलता है। उसकी राजधानी सकाल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मीनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। यह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के के लिए द्रम शब्द यूनानी भाषा में लिया गया है। नोट में यूक्रेटाइडस वंश के सबसे प्रतापी शासक एंटियालिक्रिडस ने हेलियोडोरस की शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। उसने विदिशा को एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। हर्मिरियस यूकेटाइटस वंश का अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमोत्तर भारत में यवनों का लगभग 200 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। यूनानियों का दिन, राजस्व का दैवीय सिद्धांत, सांचों में सिक्का निर्माण की विधि, मुद्राओं पर राजा के नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन, काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियां, कैलेंडर, वर्ष, भारत में ज्योतिष कला का विकास, भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ और भारतीय रंगमंच में यवनिक यानी पर्दा का शुभारंभ हुआ। शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। शक बोलन दर्रे से भारत आए। भारतीय स्रोतों में शकों को सिर्थियन कहा गया है। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। कौन कौन से थे? अफगानिस्तान में, पंजाब, राजधानी तक्षशिला में, मथुरा में, पश्चिमी भारत में, ऊपरी दक्कन में। पश्चिमी क्षत्रपों में छहरात वंश नासिक का, नहपान तथा कार्दमर्क वंश उज्जैन का, रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। प्रमुख शासक जैसे मेगामाउस, तक्षशिला के शासकों में मेगामाउस प्रमुख था। उसे प्रथम शक शासक माना जाता है। उसके अनेक सिक्कों प्राप्त हुए हैं। नहपान या महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के शासक छहरात वंश का नहपान सबसे प्रसिद्ध था। सतवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी से वह पराजित हुआ था। नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधन हुआ है। उसके सिक्के अजमेर के नासिक तक मिलते हैं। रुद्रदामन प्रथम, भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी तक हुआ। उसके राजाधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़, गुजरात एक बड़ा भाग था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार किया। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था।
उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुबिशाख था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों को राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पहलव वंश या पार्थियन साम्राज्य। पार्थियन लोगों का मूल निवास ईरान था। पश्चिमोत्तर भारत में शकों को आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथिलडेटस प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व तक राज किया था। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निज, जो कि 20 से 41 ईस्वी तक था। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्तेबाही अभिलेख में उसे गुद्दुमबहार कहा गया है। फारसी में उसका नाम बिंदफर्न है, जिसका अर्थ होता है यश विजयी। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ है। कुषाण वंश। कुषाण ने पार्थियन साम्राज्य शासन का अंत कर स्वयं सत्ता स्थापित की। इन्हें यूची या तोचेरियन यानी तोखारी भी कहा जाता है। उनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। प्रमुख शासक जैसे कुजुल कंडफिसस, जो कि 15 से 65 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल फंडफिसस ने किया था। उसने रोमन सिक्कों को नकल करके तांबे के सिक्के चलाए थे। बीम कार्डफिसस, जिसका कार्यकाल 65 से 78 ईस्वी तक था। बीम कार्डफिस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसने बड़े संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। उसके सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण थी। वह शैव मतानुयायी था तथा उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। उसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बीम कार्डफिस ने ही चलाए थे। उसने अपने शासनकाल में अनेक उपाधियां जैसे महाराज, राजाधिराज, माहेश्वर एवं सर्वलेकेश्वर आदि धारण किया था। कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह चैत 22 मार्च अथवा 21 मार्च से प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट के भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों को भांति क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर पुरुषपुर, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया था। उसके समय ही कश्मीर के कुंडलवन में वासुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के बाद कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहारोच्चैत स्तूपों का निर्माण करवाया। पुरुषपुर पेशावर स्तूप उसके समय ही प्रसिद्ध स्तूप है। इसके दरबार में पार्श्व, अश्वमेध, वासुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान, चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। कनिष्क काल संस्कृति का महानतम संरक्षक था। उसके समय में मूर्ति कला का गंधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ था। कनिष्क ने ही चीन से रोम जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्ष पात्र, एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा कनिष्क की एक खड़ी मुद्रा अंकित है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है, जिसमें उन्हें घुटने तक
चोगा एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओं से युद्ध हुआ था। उसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय हुआ था। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के पर उसे बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। हुविस्क हुविस्क वासिस्क का उत्तराधिकारी था। उसने कश्मीर के हुविस्कपुर और हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना कराई, जिसका उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी में किया गया है। उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है। यह संभवतः रुद्रदामा द्वारा पराजित हुआ और मालवा शकों के हाथ में चला गया। कनिष्क कुल अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान जैसे अश्वघोष यह चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष तथा उच्च कोटि के साहित्यकार था। बुद्ध चरित्र तथा मूत्रांकर उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नागार्जुन यह दार्शनिक और वैज्ञानिक था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वासुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य शास्त्र की रचना की है, जो कि बौद्ध जातकों पर टीका है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। चरक आयुर्वेद के आचार्य कनिष्क के राजवैद्य थे। मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इस काल में अधिकतर छोटे छोटे राज्य थे। यद्यपि उत्तर में कुषाणों एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफ़ी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया, किंतु न तो सातवाहन और न ही कुषाणों को राजनीतिक संगठन में वहाँ केंद्रीय था, जो मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र में दैवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। चीन शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा देवकुल आरंभ किया। चीन शासकों ने अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल में ही माना जाता है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ किया था। यह नाना घाट अभिलेख में भूमि दान की प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। कुषाणों ने राज शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई। शकों एवं पार्थियन ने दो आनुवंशिक राजाओं को संयुक्त शासन की परिपाटी चलाई। प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवाहन साम्राज्य के अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार अमात्य के अधीन होता था। सातवाहन काल में पदाधिकारियों में भंडागारिक, कोषाध्यक्ष, रज्जुका, राजस्व विभाग का प्रमुख, पिनयधारक, जलपूर्ति अधिकारी, वानप्रत्येक, भवन निर्माण अधिकारी, सेनापति आदि होते थे। आहार के नीचे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष एवं ग्रामिक होता था, जो ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। कुषाण लेखों से पहली बार दंडनायक तथा महादंडनायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। कुषाणों ने प्रांतों में दय शासन की प्रणाली प्रारंभ किया था। आर्थिक व्यवस्था और मुद्राएं। आर्थिक व्यवस्था मुद्राएं। सोने का सिक्का निष्क और स्वर्ण कहलाता था। चांदी का सिक्का शतमान, तांबे का सिक्का काकनी कहलाता था। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा, शीशे से कंस पर नामक सिक्का बनता था। हिंदी यवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। उनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे। एक तरफ यूनानी भाषा और दूसरी यूनानी लिपि तथा दूसरी तरफ प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि में होता था। कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए, जो 124 ग्रेन का था। सातवाहनों ने सिक्के शीशे के अतिरिक्त चांदी, तांबा, प्लेटिन, तांबा, जिंक, सीसा तथा मिश्र धातु आदि के सिक्के भी चलवाए थे। वाणिज्य एवं व्यापार।
आर्थिक रूप से इस काल में उज्ज्वल पक्ष वाणिज्य व्यापार की प्रगति था। इस काल में भारत का मध्य एशिया तथा पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापार शुरू हो गया था। व्यापार की उन्नति के कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय हो रहा था। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। इस काल में बारबेरिकस सिंधु के मुहाने पर, अरिकमेड़ु पूर्ववर्ती तट पर और बेरीगाजा या भड़ौच पश्चिमी तट पर आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर रखा था। रेशम मार्ग आय का बहुत बड़ा स्रोत था। प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक ने अपनी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया है। रोम को निर्यातित प्रमुख वस्तुएं मसाले, काली मिर्च, मलमल, हाथी के दांत की वस्तुएं, इत्र, चंदन, कछुए की खोपड़ी, केसर, जाट मांस, हीरा, रत्न, तोता, शेर, चीता आदि जाती थी। रोम से आयातित वस्तुएं शराब के 2 हत्थे वाला कलश, शराब, सोना चांदी के सिक्के, पुखराज, टीन, तांबा, शीशा, लल आदि आते थे। पश्चिम के लोग को भारतीय काली मिर्च, गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में काली मिर्च का नाम यवन प्रिय पड़ गया। ईसा की पहली सदी में हिम्पलस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाले मानसून हवाओं की जानकारी दी थी। शिल्प एवं उद्योग, व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मध्योत्तर युग में सबसे बड़ी देन है। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा, वृक्ष के रेशों के बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग एवं पुंडरा क्षेत्र और मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। व्यापारिक प्रगति के कारण शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया। श्रेणियों के पास अपना सैन्य बल होता था। जैसे निगम का प्रधान श्रेष्ठी, श्रेणी का प्रधान प्रमुख, पुग का प्रधान ज्येष्ठक होता था। श्रेष्ठियों का उत्तर भारत में सेठ और दक्षिण भारत में सेठी या सेठियार कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था, मौर्योत्तर काल में परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मौजूद थे, किंतु शिल्प एवं वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला। बड़ी संख्या में विदेशियों का समाज में आगमन हुआ और उन्हें आत्मसत्य किया गया। इसी क्रम में विदेशियों का वर्त क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। मौर्योत्तर काल में ही शैव धर्म के अंतर्गत पशुपात संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक लुकुलिस को माना जाता है। इस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ, जो कि वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा था। कृष्ण के उपासक भागवत कहलाए थे। विभिन्न धर्मों ने लचीला रुख अपनाते हुए विदेशियों का शामिल करने का प्रयास किया। यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी भारत में अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठे। वे समाज के क्षत्रिय वर्ग में समाहित हो गए। सतवाहन शासकों के नाम मृत प्रधान होना स्त्रियों की अच्छी दशा को दर्शाता है। स्त्रियां धार्मिक कार्यों के प्रति साथ भाग लेती थी। कभी कभी वे शासन कार्यों में भी भाग लेती थी। अब देख लेते हैं धार्मिक व्यवस्था। भक्ति का विकास इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता है। बाद में भक्ति के साथ अवतारवाद की परिकल्पना भी जुड़ गई। अवतारवाद के साथ साथ मूर्ति पूजा भी की जाने लगी। इस काल में कई विदेशी शासक विष्णु के उपासक बन गए। आर्य देवताओं को समांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए, जैसे गणेश, कार्तिकेय, मृत देवी, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा आदि।
मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म और उनकी महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आरंभ हुई एवं उसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय में भी हुआ। संभवतः भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां की पूजा की गई। महायान शाखा। कला एवं संस्कृति। मौर्योत्तर काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्रों में दो स्वतंत्र शैलियां का विकास हुआ, एक गंधार कला, एक मथुरा कला। गंधार कला ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम में गंधार कला की एक शैली का विकास हुआ जिसे गंधार शैली कहते हैं। इस शैली के इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। गंधार कला के अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथ यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। गंधार मूर्ति कला शैली में बुद्धों की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई है। गांधार कला शैली की उत्पत्ति स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध के धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभ्यास मुद्रा और व्रत मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मथुरा कला मौर्योत्तर काल में विकसित हुई। मथुरा शैली के मूर्तिकारों ने विभिन्न देशी परंपराओं को सम्मिश्रण से इस कला को जन्म दिया जिसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी, परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क के सिर विहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। जैन धर्मानुयायियों की भी मथुरा में मूर्ति कला की शैली को प्रश्रय दिया, जहां शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई। इस शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कुषाण शासकों के द्वारा इसका संरक्षण किया गया, अतः इस काल में इसका विकास हुआ था। मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भू स्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा कला भरहुत और सांची के कलाओं के साथ निकट का संबंध है। गंधार कला और मथुरा कला में अंतर। तो गंधार कला यह गहरे नीले और काले पत्थर का प्रयोग होता था, जबकि मथुरा कला में लाल पत्थर का प्रयोग होता था। गंधार कला में संरक्षक शक एवं कुषाण थे, जबकि मथुरा कला में संरक्षक कुषाण थे। यथावादी थे, जबकि मथुरा आदर्शवादी था। गंधार कला मुख्यतः बौद्ध की मूर्तियां बनाती थी, जबकि मथुरा कला बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म के संबंधित मूर्तियां बनाती थी। इसी समय सातवाहन एवं इक्ष्वाकु शासकों के संरक्षण में पूर्वी दक्कन में कृष्ण एवं गोदावरी के निचली घाटी में अमरावती कला का विकास हुआ, जिसके प्रमुख केंद्र नागार्जुनकोंडा, अमरावती, पिगईपेट आदि थे। मौर्य उत्तर साहित्य। इस काल में साहित्य की रचना संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो उनके पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य पणिनि की रचना अष्टाध्यायी की टीका है। सबसे प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति ईसा पूर्व दूसरी सदी में लिखी गई। अश्वघोष रचित सौंदरानंद बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म के दीक्षित होने की प्रसंग पर आधारित है। अश्वघोष के नाटकों के कुछ भाग मध्य एशिया के बिहार से प्राप्त हुए हैं। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख संस्कृति काव्य का अनूठा उदाहरण है। कुषाण साम्राज्य के सुई विहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। मौर्य उत्तरकालीन साहित्य। रचनाएं, रचनाकार, रचनाएं और रचनाकार। जैसे गाथा सप्तशती का रचनाकर हल, महाभाष्य का पतंजलि, चरक साहित्य चरक, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, मिलिंद पन्हो नागसेन। कामसूत्र, वत्स्यायन,
सौंदरानंद, बुद्धचरित, अश्वघोष, स्वप्नवास, वादंता, भास, चरुदत्ता या भास के द्वारा, उरुभंग या भी भास के द्वारा।